नमस्कार दोस्तों, गुड डे, आदाब। क्या आप खड़क सिंह खनी को जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तराखंड की नई पीढ़ी निश्चित तौर पर इनको नहीं जानती है, इनका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मुख्य धारा थे, जिन लोगों ने राज्य के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ किया, राज्य बनने के बाद वे कहीं खो गए। खड़क सिंह खनी उनमें से ही एक थे। खड़क सिंह खनी का जिक्र इसलिए, उनकी चर्चा इसलिए कि आज राज्य की जो अधोगति है और जिस पर मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें यदि खड़क सिंह खनी याद नहीं आए, ये लगभग मेरे लिए तो असंभव है। हरिओम पवार की कविता की चंद पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। पवार साहब कहते हैं, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौण पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर अड़े खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। हमारे राज्य उत्तराखंड में ऐसा ही कुछ हुआ है राज्य गठन के ठीक बाद से। खड़क सिंह खनी राज्य आंदोलनकारी थे, प्रखर पत्रकार थे। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी विकास खंड के दूरस्थ नैलपड़ गांव में जन्मे और वहां से निकलकर जब वो अल्मोड़ा शहर पहुंचे तो उनके भीतर के जन सरोकारों ने अंगड़ाई ली थी। वे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी नाम का एक संगठन हुआ करता था, उसके सक्रिय सदस्य थे। बाद में जाकर उसके कुछ समय के लिए अध्यक्ष भी रहे। खड़क सिंह खनी अब नहीं है, 2006 में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय तक मेरे साथ नोएडा में रहे। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, उनको कैंसर हो गया था और उनका इलाज, कैंसर का इलाज दिल्ली में होता था, इसलिए वो मेरे घर में रहते थे। उन दिनों खड़कदा से, मैं उनको प्रेम से खड़कदा कहकर पुकारता था, मेरी और उनकी कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, बहस होती थी। मैं चूँकि 1989 में ही रानीखेत उत्तराखंड छोड़ के पहले लखनऊ और फिर नोएडा आ बसा था, तो मैं उनसे, आप कह सकते हैं, जो अंग्रेजी का एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, उससे प्रभावित होकर, कुछ खिन्न होकर, उदासीन होकर मैं हमेशा कहा करता था कि हमारा पहाड़ कितना अच्छा है, पहाड़ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं। खड़क सिंह खनी मेरी मजाक बनाया करते थे। खड़कदा कहते थे, मौका नहीं मिला है, जब मौका मिलेगा तो पहाड़ का आदमी भी अपना असली रूप दिखा देगा। अब जब मैं पहाड़ों में ज़्यादा रहता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ, तो मैंने इस बात को महसूसा है, देखा है कि खड़क सिंह खनी कितना सही कहते थे, कितनी सच्ची बात कहते थे। आज खड़कदा की याद आने का मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया वीडियो, जिसमें उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, ISI का एजेंट बताया जा रहा है। मुद्दा है अंकिता भंडारी हत्याकांड में सत्ता से जुड़े नामों को लेकर उठते नए सवाल। मुद्दा है भुलाया जा चुका जैनी प्रकरण और इस प्रकार के बहुत से मामले, जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को आज गहरे नैतिक संकट में डाल दिया है। हालांकि उत्तराखंड अपवाद नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे मामले बीते दशकों में, वर्षों में हमने देखे हैं, जिससे राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आया है। लेकिन उत्तराखंड की बात इसलिए और खड़कदा की याद इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में अब अति होने लगी है। आप कह सकते हैं उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों केवल सत्ता और विपक्ष की पारंपरिक लड़ाई बनकर नहीं रह गई है। बीते कुछ समय से हम लगातार ये देख रहे हैं कि देवभूमि में राजनीति अब नैतिकता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादाओं की कसौटी पर दूर दूर तक कहीं खड़ी नजर नहीं आती है। एक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से गढ़े गए आपत्तिजनक वीडियो का मामला है, तो दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में सत्ता से जुड़े नामों को लेकर नई बहस, नए सवाल। इसी के साथ भाजपा के भीतर से उठ रहे असहज सवाल भी हैं, जिसने पूरी राजनीतिक तस्वीर को गंभीर और बदरंग बना दिया है। डिजिटल झूठ और सांप्रदायिक उकसावे का आरोप देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में दर्ज एक FIR, जिसका नंबर है 0417, जो 18 दिसंबर को हरीश रावत जी द्वारा दर्ज कराई गई, वो उत्तराखंड की राजनीति में आई नैतिक गिरावट का ताज़ा तरीन मामला है। इस FIR में हरीश रावत ने पुलिस को विस्तार से बताया है कि किस तरह AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया गया है और उनके खिलाफ प्रसारित किया गया है। FIR के अनुसार इस वीडियो का उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है, उन्हें राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तानी एजेंट के रूप में प्रस्तुत करना है तथा हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच घृणा फैलाना है। FIR में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीडियो में प्रयुक्त शब्द, दृश्य और कथ्य न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले और समाज में अशांति फैलाने की क्षमता रखने वाले हैं। शिकायत में यह भी दर्ज है कि इस वीडियो को 18 दिसंबर 2025 को एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया जिसे कथित रूप से भाजपा के उत्तराखंड संगठन से जुड़े लोग संचालित करते हैं। इस वीडियो के कुछ दृश्य आप देखिए। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। तुम्हारा? हमजा अली अंसारी। कहां से आए हो? कराची से। लगते तो नहीं हो। प्रधानमंत्री का नाम बताओ। प्रधानमंत्री तो राहुल जी ही बने। रिपोर्ट में इस तरह की सामग्री को भारत की सांप्रदायिक एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा हरीश रावत ने बताया है। देहरादून की पुलिस ने कई घंटा हरीश रावत के धरना देने के बाद FIR दर्ज की है। IT अधिनियम 2008 की धाराएं 66D और 67 इसमें हैं। BNS की धाराएं इसमें लगाई गई हैं और कथित तौर पर अपराध दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें न केवल मानहानि बल्कि AI के जरिए राजनीतिक चरित्र हनन और समाज को विभाजित करने के प्रयास का आरोप तो है ही है, साथ ही साथ उत्तराखंड के राजनेताओं और उत्तराखंड की राजनीति पर, उसके गिरते स्तर पर एक गंभीर प्रश्न है। दूसरी बात आती है अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसके मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। आपको याद है, सभी को याद होगा, पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र स्थित वनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली एक बालिका अंकिता भंडारी की 18 दिसंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। बाद में उनका शव चिला बैराज से बरामद हुआ था। इस मामले में BJP से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। BJP के एक पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्य इसमें मुख्य अपराधी माना गया। दोषियों को सजा हुई है, उम्र को कैद की सजा हुई है, लेकिन एक VIP एंगल को लेकर सवाल उत्तराखंड की वादियों में कभी शांत नहीं हुए। ऐसा कहा जाता था कि हत्या से पहले उस बालिका अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर, एक्स्ट्रा सर्विस को समझिएगा, इस एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर ऑडियो रिकॉर्डिंग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संकेत और जांच के दौरान कुछ डिजिटल साक्ष्यों को मिटाए जाने की बात, ये उस दौरान भी उठी थी और लगातार उठती रही है। इसलिए जब आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई, तब भी अंकिता के माता पिता को अपनी बेटी के प्रति न्याय मिलता नजर नहीं आया था। और आज अचानक ही
दोबारा से ये मामला सामने आ गया है और ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी अचानक बागी हो गई। ये अभिनेत्री कहलाई जाती हैं, ये शायद कभी फिल्मों में काम करती थी या टीवी सीरियल्स में, मुझे नहीं पता। इनका नाम है उर्मिला सनावर और ये सुरेश राठौर जो हरिद्वार से बीजेपी के सांसद रहे, विधायक रहे हैं, उनकी दूसरी पत्नी है। ये दूसरी पत्नी है, इसे सुरेश राठौर कुछ समय पूर्व स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। इन पति और पत्नी में तकरार हो गई होगी दोबारा से और अचानक ये महिला बागी हो गई और इन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगा दिए कि वीआईपी अंकिता भंडारी मर्डर केस का कौन है ये वो जानती हैं। अपने पहले वीडियो में इन्होंने इस वीआईपी का नाम गट्टू दिया कि ये गट्टू कौन है मुझे पता है, और उसके बाद इनके जो बागी तेवर थे वो तेज होते चले गए और इन्होंने अपने पति सुरेश राठौर और इनके बीच की जो वार्ता थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसको जारी कर दिया है और उसमें स्पष्ट रूप से नाम सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम का। ये बात फिलहाल आरोप और सार्वजनिक दावों के स्तर पर है और जांच एजेंसियों की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और पूरी संभावना है कि कभी सच सामने आ भी नहीं पाएगा। लेकिन उर्मिला सनावर ने यह कह दिया है कि उनको अपनी जान का खतरा है और दबाव बनाकर उनके बयान बदलवाने की भी कोशिश हो सकती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि दुष्यंत कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से जुड़े हैं और लंबे समय से पार्टी की केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, जो कि पार्टी में शीर्ष संगठन पदों में से एक माना जाता है, और इससे पहले वे पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े रहे और संगठन को जमीनी स्तर तक विस्तार देने में उनकी भूमिका रही है। दुष्यंत कुमार गौतम राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स के सदस्य भी रह चुके हैं। वे वर्ष 2020 से 2022 तक हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य रहे और इस दौरान संसद के उच्च सदन में उन्होंने बीजेपी को रिप्रेजेंट किया। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका केवल संसदीय नहीं बल्कि उन्हें विभिन्न राज्यों में केंद्रीय संगठन का प्रतिनिधि और प्रभारी बनाकर भी भेजा गया। इसी क्रम में वो भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी भी रह चुके हैं। उत्तराखंड प्रभारी के रूप में उनकी जिम्मेदारी राज्य में पार्टी संगठन, चुनावी रणनीति, सरकार और संगठन के बीच समन्वय इत्यादि करना रहा है। इस भूमिका में वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मंत्रियों, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में रहे हैं और कई अहम राजनीतिक फैसलों में उनकी मौजूदगी दर्ज है। दुष्यंत कुमार गौतम का राजनीतिक सफर संगठन आधारित राजनीति का रहा है और वो बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे अहम राजनीतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारी देने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए वे कितने इम्पोर्टेंट नेता हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ा। भाजपा ने उन्हें करोल बाग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था। वे चुनाव हार गए, लेकिन इससे उनका महत्व और उनकी पहचान कम नहीं हुई है। आप कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार गौतम केवल एक स्थानीय या कोई हरियाणा के नेता का नाम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के संगठनात्मक पदों, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी जैसी जिम्मेदारियां निभा चुके एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम है। ऐसे में उनके नाम का किसी भी गंभीर आरोप या प्रकरण से जुड़ना, भले ही वो आरोप के स्तर पर क्यों ना हो, राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और इसी कारण इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बहस तेज हो रही है। उत्तराखंड का पुराना लेकिन प्रासंगिक सवाल, उत्तराखंड की राजनीति में नैतिक गिरावट की चर्चा हरक सिंह रावत से जुड़े जैनी प्रकरण के बिना अधूरी है। असम की युति जैनी ने 2003 या 4 में आरोप लगाया था, जब नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हरक सिंह रावत कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री थे, कि उसके साथ यौन शोषण किया गया हरक सिंह रावत के द्वारा। उस समय राज्य की राजनीति में भारी खलबली इन आरोपों के चलते मच गई थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मौका मिल गया था। इतना हो हंगामा मचा
हरक सिंह रावत पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए। विधानसभा की एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष या तो उस समय के विधायक अजय भट्ट थे या उस समिति के सदस्य थे। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि जैनी ने रो रो कर कैसे हरक सिंह ने जो उसका शोषण किया है उसके बारे में समिति को बताया। समय बीता, यह प्रकरण भी राजनीतिक शोर में दब गया। हरक सिंह रावत 2004 या 5 में भाजपा के निशाने में रहे और उसके बाद 2016 आया जब हरीश रावत की सरकार थी और हरक सिंह रावत बागी होकर भाजपा के प्रिय हो गए थे। हरीश रावत की सरकार को गिराने में उनकी अहम भूमिका रही। 2016 में जो भारी दल बदल कांग्रेस से टूटकर भाजपा में हुआ था, भाजपा में बहुत सारे विधायक कांग्रेस के चले गए थे, उनके नेता हरक सिंह रावत ही थे। अब चूंकि वे एक बार फिर से धर्मनिरपेक्ष होकर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, इसलिए बीजेपी की नज़रों में वो दोषी हैं, लेकिन कांग्रेस उनको अपना चुकी है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस प्रकार के दागी नेताओं को हमेशा राजनीति संरक्षण देती आई है। उत्तराखंड संदर्भ में इसी क्रम में आप लाल कुआं दुग्ध संघ से जुड़े प्रकरण को देख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश बोरा है, जो इस समय भी लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस पर गंभीर यौन शोषण का आरोप लगा, पॉक्सो एक्ट भी लगा, लंबे समय तक वो जेल में रहा, लेकिन आज तक बीजेपी ने उसका तिरस्कार नहीं किया है और वो लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष है, जमानत लेकर छूटा हुआ है। इन सब मामलों में एक ही पैटर्न दिखाई देता है। पहले तो बचने का प्रयास कीजिए, फिर इनकार कीजिए, फिर राजनीतिक बचाव में थोड़ी बहुत कार्रवाई कर दीजिए और अंततः चुप हो जाइए। हालांकि सच ये है, उत्तराखंड कोई अपवाद नहीं है। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो देशव्यापी राजनीति का हिस्सा है। कर्नाटक के हासन से सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं, बीते वर्ष ही उन पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर मामले सामने आए थे। ये मामला सत्ता, वंशवाद और संरक्षण की खतरनाक मेल की मिसाल है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पर आया। ये व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ था, इस समय बेल पर है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ होता है, हमारा उत्तराखंड उसका अड्डा बन चुका है। जैसे हरक सिंह रावत है, हरीश रावत उनको कभी उजाड़ू बल्द कहकर पुकारते थे, अब यही उजाड़ू बल्द चूंकि कांग्रेस में वापस आ गया है तो हरीश रावत का भी प्रिय हो गया है। आप राजस्थान के भंवरी देवी हत्याकांड को मत भूलिए। 2011 में जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तब एक मंत्री महिपाल मदरेणे पर गंभीर आरोप लगे थे एक नर्स की हत्या का, भंवरी देवी का। यौन शोषण किया गया था इस महिला का, बाद में शायद वो ब्लैकमेल करने लगी थी तो उसकी हत्या कर दी गई थी। बहुत सारी फिल्में भी इस कांड पर बनी हैं। 1995 में दिल्ली का कुख्यात तंदूर कांड, जिसे नहीं पता वो गूगल में सर्च करे और देखे। कांग्रेस के युवा मोर्चा या युवा कांग्रेस से जुड़े सुशील शर्मा को तब अपनी पत्नी के मर्डर का दोषी ठहराया गया था। इसने अपनी पत्नी को मारकर दिल्ली में एक होटल के तंदूर में डाल के जला दिया था। ये नैतिक पतन हर राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलता है और गौर कीजिएगा, सभी में एक समान सूत्र दिखाई देता है, सत्ता और उसका कुप्रभाव, महिलाओं की अदम्य इच्छा आगे बढ़ने की और फिर उनका शोषण, जांच एजेंसियों पर दबाव और अंततः एक लंबी चुप्पी। उत्तराखंड में हरीश रावत का डिजिटल चरित्र हनन, अंकिता भंडारी की हत्या, जैनी प्रकरण और लाल कुआं जैसे दुग्धकांड जैसे क्या मुकेश बोरा जैसे मामले इसी श्रृंखला की कड़ियां हैं। देवभूमि के लिए आत्ममंथन का समय इस समय आ पहुंचा है। उत्तराखंड केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि नैतिक संघर्ष से भी इन दिनों गुजर रहा है। इसे क्या अब हम देवभूमि कह सकते हैं? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को एआई के जरिए आईएसआई का एजेंट बता दिया जाए, हत्या के मामलों में सत्ता से जुड़े शीर्ष नाम सामने आ जाएं और यौन शोषण के कई मामले बार बार सामने आए और दब जाएं, तो सवाल किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं रहता, सवाल पूरी राजनीतिक संस्कृति का हो जाता है।
देवभूमि के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए यह आत्ममंथन का क्षण है। या तो मर्यादा लौटेगी या इतिहास दर्ज करेगा कि कथित तौर पर, मेरी बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इतिहास दर्ज करेगा कि कथित तौर पर सच्चे और ईमानदार कहलाए जाने वाले पहाड़ियों ने भी हमाम में नंगे होने में देर नहीं लगाई।